नमस्कार दोस्तों, कैरियर केंद्र पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर टीचर मॉक टेस्ट पार्ट 2 कराने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। दोस्तों, ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। उस वीडियो को आप लोग ऊपर आई बटन या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे, इसमें भी शानदार क्वेश्चन है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर लाया हूँ, ये भारत में जितने भी एग्जाम हुए जहाँ पर कंप्यूटर साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, डीआरडीओ, इसरो, नेट, जीआरएफ या फिर असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बहुत प्रकार के यहाँ पर जितने भी एग्जाम होते हैं सब में से मैंने प्रश्न उठाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको डिटेल्स एंड इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा हर क्वेश्चन का, और आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर होते जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों को शेयर कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या। इन अ 32 बिट प्रोसेसर हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस 4 GB मेमोरी। तो आपको बताना है कि 32 बिट का प्रोसेसर में कितना एड्रेस लाइन चाहिए 4 GB मेमोरी के लिए। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर एड्रेस लाइन क्या होता है। तो देखिए, एड्रेस लाइन प्रोसेसर में फिजिकल वायर होता है, ठीक है, जो मेमोरी में डेटा का लोकेशन एड्रेस जो है उसको स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। हर एड्रेस लाइन का एक बाइनरी डिजिट 0 या 1 में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए प्रोसेसर कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकता है ये एड्रेस लाइन की नंबर पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रोसेसर कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकता है ये फार्मूला से कैलकुलेट होता है, जिसका कि फार्मूला है टोटल एड्रेसेबल मेमोरी इक्वल टू 2 डी पावर नंबर ऑफ एड्रेसेबल लाइन्स। तो सिंपली यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं 2 डी पावर n। और दोस्तों, यहाँ पर हर लाइन एक बिट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए n एड्रेस लाइन के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 दी पावर n हो जाएगा। तो देखिए, अब क्वेश्चन क्या करेगा कि 32 बिट प्रोसेसर में कितने एड्रेस लाइन चाहिए। तो देखिए, इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि हर मेमोरी लोकेशन ये आपका हो गया, ठीक है, 1 2 3, ये अब मैं 1 2 ये सब आपका मेमोरी लोकेशन हो गया। तो जितना मेमोरी लोकेशन है वो 1 बाइट डाटा स्टोर करता है। तो दोस्तों, अब 4 GB मेमोरी के लिए एड्रेस लाइन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, 4 GB मेमोरी है आपका, ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। एक मेमोरी 1 बाइट को रिप्रेजेंट करता है इसलिए, और यहाँ पर 10 ये लास्ट वाला हमारा बाइट होगा, ठीक है, बाइट्स होगा। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 दी पावर 32 आएगा। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 32। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 32। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। तो दोस्तों, आप लोग को बताना है कि इन चारों में से कौन सा मेथड आपका एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। ऑप्शन ए क्विक सॉर्ट, ऑप्शन बी ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ऑप्शन सी बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ऑप्शन डी बाइनरी सर्च। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि जो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है ये आपका एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, इन जावा विच कीवर्ड इज यूज फॉर इनहेरिटेंस। जावा में इनहेरिटेंस के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं। तो आपको क्लास का इनहेरिटेंस बनाना है, ठीक है। तो जावा में हम लोग पेरेंट क्लास ले चाइल्ड क्लास बनाने के लिए इनहेरिटेंस के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं। ऑप्शन है इनहेरिट्स, ऑप्शन बी एक्सटेंड्स, ऑप्शन सी इम्प्लीमेंट्स, ऑप्शन डी सुपर। दोस्तों, आपको बताने कि ये जो क्वेश्चन 3 है ये आपके बीपीएससी टीआरई 3 में आ चुका है। आप लोग देखेंगे पेपर तो उसमें आपको दिखेगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एक्सटेंड्स। एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करके हम लोग इनहेरिटेंस जावा में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज इन मिसाइल गाइडेंस सिस्टम। तो आपको बताना है कि मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि मिसाइल में हमको टू द पॉइंट और रियल टाइम में सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो रियल टाइम में यानी कि अभी बटन दबाए और मिसाइल वहां से गया और जो आप उसका जो टारगेट है उसको हिट करा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एकदम इंस्टेंट। तो इंस्टेंट के लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, रियल टाइम में आप लोग मिसाइल यूज करते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि आज मिसाइल छोड़े और ये कल जाके टारगेट को अपना हिट किया, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। अभी छोड़े अभी जाके टारगेट को हिट करेगा ये। तो हमारा जो रियल टाइम है ये यूज होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द डुअल ऑफ द स्टेटमेंट ए और ए बार बी इजकल टू ए और बी। इसका आपको बुलियन अलजेब्रा दिया है, इसका जो डुअल स्टेटमेंट है ये क्या होगा। ऑप्शन ए ब्रैकेट में ए बार और बी इजकल टू ए बी,
ए और ए बी इजकल टू ए एंड ब्रैकेट में ए और बी इजकल टू ए एंड बी। तो देखिए दोस्तों, डुअल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस कर दीजिए आप सिंपली। क्या रिप्लेस करेंगे, तो जो एंड है, ठीक है, इसको आप लोग रिप्लेस कर देंगे किस में, और में, ठीक, और जो और है, ठीक है, उसको आप लोग रिप्लेस कर देंगे किस में, एंड में। ये डुअल फाइंड करने का तरीका है, रिप्लेस कर देना आपको। 0 है तो उसको 1 में कर दीजिए, और 1 है तो उसको 0 में कर दीजिए, रिप्लेस कर देंगे इस प्रकार से। इस फॉर्मूले को आप लोग डबल को इसमें इस्तेमाल करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इधर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ए को देखते हैं, ए है, उसके बाद ए एज इट आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा और है, ठीक है, और हम यहाँ पर बदल के क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे एंड से। एंड हो गया, उसके बाद क्या है, ए बार बी, तो ए बार बी हमारा आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए ए बार बी है, ठीक है, इसके बाद में इसके बीच में आपको पता है कि ऑन छुपा रहता है, ठीक है, जब एंड छुपा रहता है इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और में बदल जाएगा। तो और हो गया हमारा, ठीक है, प्लस का साइन। उसके बाद क्या है, बी है, ये हमारा किधर हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड में हो गया। इसको इक्वल टू करते हैं। अब हमारा जो राइट साइड में वो क्या है, ए और बी है, और को हम लोग रिप्लेस करेंगे एंड से, तो ये हमारा यहाँ पर डॉट हो जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो फाइनली जो रिप्लेस करने के बाद डुअल बना स्टेटमेंट इस इक्वेशन का। तो देखिए इसको हम अब आंसर से जो हमारा ऑप्शन है उससे मैच करके देखते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी में देखिए ए एंड ब्रैकेट के अंदर ए बार और बी, ठीक है, यहाँ तक सही है, इक्वल टू ए एंड बी। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सी है, इस इक्वेशन से जो हम सॉल्व किए थे रिप्लेसमेंट के बाद, यहाँ से ये मैच कर गया, तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टिसेस इज। तो आपको बताना है कि कंप्लीट ग्राफ है, उसमें जो वर्टेक्स है उसका n है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ एज कितना हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि कंप्लीट ग्राफ में जितने भी वर्टिसेज है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा एज फाइंड करने का, वो हो जाएगा आपका एज इजकल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो दोस्तों ये फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से n(n-1) नहीं, गलत है। ऑप्शन बी n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 ये सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा नंबर ऑफ एज फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया कंप्लीट ग्राफ में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल। तो आपको बताना है कि कौन सा एसक्यूएल कमांड यूज करके हम लोग टेबल को रिमूव कर सकते हैं डेटाबेस से। ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी ड्रॉप, ऑप्शन सी रिमूव, ऑप्शन डी टर्नकेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ड्रॉप। तो दोस्तों जो ड्रॉप है ये आपको टेबल से, जो ये आपका मान लीजिए ये आपका डेटाबेस हो गया, ठीक है, इसमें आपका अलग अलग टेबल बना है, ठीक है, ये टेबल है आपका डेटाबेस में। तो ठीक है, इसमें जो टेबल है, इस टेबल इसको ड्रॉप आप करेंगे, टेबल फ्रॉम डेटाबेस का जो आपका नेम होगा आप उसको दे देंगे, ठीक है। तो आप जब ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे, ठीक है, माई एसक्यूएल में या फिर किसी में भी, तो जो आपका ये टेबल है ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन जो डिलीट है ये केवल आपको रिमूव करता है डेटा को, ना कि टेबल को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ 4-बिट बाइनरी काउंटर द मैक्सिमम मॉड्यूल्स इज। तो आपको बताना है कि 4-बिट बाइनरी काउंटर में मैक्सिमम मॉड्यूल्स कितने होंगे। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 32। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा ये जो बाइनरी काउंटर है ये क्या होता है। तो देखिए बाइनरी काउंटर एक डिजिटल सर्किट है जो बाइनरी सीक्वेंस में काउंट करता है। हर बिट 0 या 1 एक पावर ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करती है, और काउंटर रिपीट होने से पहले सारे पॉसिबल बाइनरी स्टेट से साइकिल करता है। तो मॉडुलस क्या होता है, काउंटर का जो यूनिक स्टेट होता है उसकी टोटल नंबर होती है, जिनके बाद काउंटर रिपीट हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें कि हमारा मॉडुलस 16 है, ठीक है, तो इसका जो काउंटर काउंट करेगा कहाँ से, 0 से 15 तक ही काउंट करेगा, और फिर 0 पर ये दोबारा से रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों n बिट बाइनरी काउंटर का जो मैक्सिमम मॉड्यूल्स होता है वो आपका होता है 2n, जहां n जो है काउंटर में बिट्स की नंबर होती है। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मॉडुलस के लिए। कितना दिया है, 4 बिट दिया है, तो मॉडुलस हमारा यहाँ पर फाइंड करते हैं तो 2 तो n का वैल्यू हमको कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 बिट। तो मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 16। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 16। अब 16 में काउंटर कहाँ से काउंट करेगा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 16 अगर आपके पास टोटल मॉडुलस है तो काउंटर आपका 0 से 15 तक ही काउंट करेगा। ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ज्वाइन इन एसक्यूएल। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा टाइप एसक्यूएल ज्वाइन नहीं है। ऑप्शन ए इनर ज्वाइन, ऑप्शन बी आउटर ज्वाइन, ऑप्शन सी क्रॉस ज्वाइन, ऑप्शन डी सिबलिंग ज्वाइन। तो दोस्तों आपको बता दें कि इनर ज्वाइन ये सही है, ये आता है आपके एसक्यूएल में। उसके बाद आउटर ज्वाइन भी होता है, राइट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इस प्रकार का होता है इनर ज्वाइन। उसके बाद क्रॉस ज्वाइन भी होता है, लेकिन सिबलिंग ज्वाइन जो है ये हम लोग सीक्वल में नहीं देखते हैं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है नॉट अ टाइप, तो हमारा जो सिबलिंग ज्वाइन है ये कोई टाइप नहीं है ज्वाइन का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 10। इन अ बाइनरी मीन हीप द मिनिमम एलिमेंट इज लोकेटेड एट। तो आपको बताना है कि मीन हीप में जो मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है, वो कहाँ पर। तो दोस्तों मीन हीप एक तरह का ट्री ही होता है। मैं यहाँ पर एक ट्री ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ से और निकाल दो यहाँ। तो यहाँ पर देखिए मीन हीप में क्या होता है कि जो रूट नोड होता है, ये रूट नोड हो गया आपका पेरेंट नोड, ये छोटा होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया आपका लेफ्ट नोड, ये हो गया आपका राइट नोड, और ये आपका हो गया रूट नोड। तो रूट नोड जो होता है वो लेफ्ट चाइल्ड जो है इसका, ठीक है, लेफ्ट से क्या होता है छोटा होता है और राइट से भी छोटा होता है। तो मान लीजिए हमारा अगर लेफ्ट रूट जो है अगर 11 है, तो हमारा जो रूट नोड है 11 से कम ही होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 8 लेते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं राइट नोड का। तो राइट नोड भी हमारा जो रूट नोड है उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पर 8 है और लेफ्ट 11 है, तो हमारा राइट जो है ये मान लीजिए इसको 9 मान लीजिए, 9 हो गया। अब सेम इसमें भी अप्लाई होगा, ठीक है, प्रत्येक लेवल पे आपको अप्लाई करते जाना है, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारा पेरेंट ये वाला हो गया, तो ये हमारा 11 है, तो यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट वाला है, लेफ्ट चाइल्ड इसका, ये हमारा मान लीजिए 15 हो गया, और जो राइट वाला हो गया ये हमारा मान लीजिए 13 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर भी 9 है, और इसका लेफ्ट वाला कितना हो जाएगा आपका मान लीजिए 10 हो गया, और उसके बाद और इसका जो राइट वाला है चाइल्ड है ये आपका मान लीजिए 9 से बड़ा ही होगा, 12 हो गया। इस प्रकार से जो मीन है आपको समझ में आ गया। तो हमारा जो मिनिमम एलिमेंट कहाँ स्टोर होता है, लोकेटेड रहता है द रूट नोड। हमारा जो ऑप्शन बी है सही हो गया। और दोस्तों अगर पूछता है यहाँ पर कि मैक्स हीप कहाँ पे होता है, तो देखिए मैक्स हीप में क्या होता है कि जो आपका रूट नोड होता है, ठीक है, ये वाला बीच वाला, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम होता है। जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो आपका रूट नोड पर रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका 15 है, तो जो आपका लेफ्ट चाइल्ड है ये आपका 9 हो गया, ये रूट नोड से छोटा ही होगा, और यहाँ पर मान लीजिए 10 हो गया। तो ये हमारा हो गया मैक्स हीप, ये होगा हमारा मिन हीप। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट एफ परसेंटेज डी साइज ऑफ ऑपरेटर है, साइज ऑफ। यहाँ पर देखिए ये आपका ए हो गया, ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर ए हो गया इन सी। तो दोस्तों आपको बता दें कि सी या फिर सी प्लस प्लस में जो कैरेक्टर कांस्टेंट है, जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया है कॉस्ट में, सिंगल कॉस्ट में ए, इसको इंट टाइप ट्रीट करेगा। तो 32 बिट के कंपाइलर में जो साइज ऑफ ऑपरेटर है, ठीक है, ये इंट टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंट होता है ये हमारा 4 बाइट्स का होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 4। अगर केवल कैरेक्टर रहता ना, कांस्टेंट रहता, केवल कैरेक्टर रहता, तो हमारा जो राइट आंसर होता ऑप्शन ए होता 1। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो लैंग्वेज दिया गया है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है। ऑप्शन ए रेगुलर लैंग्वेज, ऑप्शन बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ऑप्शन सी रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ऑप्शन डी नन। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ये जो सवाल है आपके ऑटोमेटा सब्जेक्ट से है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है ये रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज का सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 13। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्रीज विथ 3 नोट्स इज। दोस्तों आपको बताना है कि 3 नोट से जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्री बनेगा कितना बनेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बाइनरी ट्री भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर नोट का मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हैं। यहाँ पर एक आपका पेरेंट नोट होता है या फिर रूट नोट, इसके 2 चिल्ड्रन होंगे, एक लेफ्ट चिल्ड्रन एक राइट चिल्ड्रन, और मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन होंगे, 2 ही होंगे बाइनरी ट्री के। और अगर हमारे पास टोटल जो है नोट्स 3 है तो हम लोग उन्हें अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और हर अरेंजमेंट के एक डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्री बनता है। तो देखिए इसको हम लोग पहले तो इस फार्मूला से फाइंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्री बनेंगे। तो इसका एक फार्मूला आता है, आपको मैं बता देता हूँ। कैटलन ट्री इसको बोलते हैं, CN इजकल टू 1 ओपन n+1 इंटू 2n इंटू n ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर n का जो वैल्यू हमको दिया है, कितना दिया है, 3 दिया। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा आपका CN इजकल टू 1 ओपन 3+1 इंटू 2n, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करने पाएगा 1/4
इंटू 20, तो ये 4 से 20 गया 5 बार में। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 5। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया ये हमारा ऑप्शन बी हो गया 5। अब देखिए, अब हम अलग अलग प्रकार से ये जो यहाँ पर 5 प्रकार से हमारा जो ट्री है बाइनरी ट्री बनेगा। तो देखिए कौन कौन सा बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमारा ए है एक, ठीक है, उसके बाद बी हो गया और उसके बाद सी हो गया। एक ये तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए, एक ये हो गया रूट नोड, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक हमारा हो गया ये, और उसके बाद ये हमारा एक ये हो गया। 3 तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए। तीसरा देखिए यहाँ पर, तीसरा आपका हो जाएगा ए, बी और यहाँ पे सी, ठीक है। 3 हो गया। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जगह है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मैं चौथा यहाँ पर बनाता हूँ, ये ए, बी, सी, 4 हो गया। अब 5वां यहाँ पर देखिए, ए, एक इसका लेफ्ट और इसका एक राइट, ठीक है। देख लिए 5 प्रकार से हम आपको यहाँ पर बाइनरी ट्री, डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्री बना करके दिखा दिए। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तब हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इरेज नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डेडलॉक कंडीशन। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों कंडीशन में से कौन कंडीशन डेडलॉक यहाँ पर ऑकर नहीं करने देगा। ऑप्शन ए म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, ऑप्शन बी होल्ड एंड वेट, ऑप्शन सी प्रीम्पशन, या फिर ऑप्शन डी सर्कुलर वेट। डेडलॉक जो होता है, ठीक है, इसके 4 कंडीशन होते हैं। कौन कौन सा पाला देखिए। सेकेंड में आपका हो जाएगा होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में क्या करता है कि मान लीजिए कोई प्रोसेस है, प्रोसेसर में एग्जीक्यूट हो रहा है और वो तो वेट कर रहा है कि कोई उसको इनपुट दे नेक्स्ट प्रोसेस, तो आगे काम करे। तो होल्ड कर लिया, अब वेट कर रहा है इनपुट का। अब ये जब प्रोसेसर छोड़ेगा नहीं तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो वो इनपुट देगा कहाँ से। तो ये भी हमारा एक कंडीशन हो गया डेडलॉक का। थर्ड हमारा होता है यहाँ पर आपका नो प्रीम्पशन, और चौथा होता है कंडीशन सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या होता है कि एक दूसरे का वेट करते रहते हैं इनपुट का। वो बोलता है कि तुम दो तो हम आगे बढ़ेंगे, वो बोलता है कि तुम दो तो हम आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 कंडीशन है डेडलॉक का। तो यहाँ में से हमारे को ऑप्शन मिलाना है। पहला म्यूचुअल एग्जीक्यूशन इसमें है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। होल्ड एंड वेट ये भी है ऑप्शन में, गलत हो गया। ऑप्शन सी प्रीम्पशन, ये हमारा ऑप्शन में नहीं है, नो प्रीम्पशन है लेकिन प्रीम्पशन नहीं है, तो ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। और डी को देख लेते हैं, सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट भी हमारा डेडलॉक का कंडीशन है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, लेकिन पूछ रहा है कि नॉट अ डेडलॉक कंडीशन, डेडलॉक कंडीशन नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रीम्पशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन द टर्म TDMA स्टैंड्स फॉर। तो बताइए सैटेलाइट कम्युनिकेशन में TDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन बी ट्यून डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एल्गोरिथम, ऑप्शन सी ट्रांसमिट डेटा मॉड्यूलेशन एक्सेस, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो TDMA का फुल फॉर्म होता है वो होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कमांड लीड्स ऑल फाइल इन अ डायरेक्टरी लिनक्स। दोस्तों बताइए कि लिनक्स में कौन सा कमांड यूज करके हम लोग ऑल फाइल को लिस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए ls, ऑप्शन बी dir, ऑप्शन सी लिस्ट, ऑप्शन डी शो। तो देखिए ls जो है इसको शॉर्टकट में लिखते हैं लिस्ट को, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ls। तो लिनक्स, ठीक है, या फिर यूनिक्स में ls, इस कमांड को हम लोग यूज करके जो अंदर की फाइल्स और फोल्डर्स है उसको लिस्ट कर देते हैं। लेकिन सेम काम के लिए जो dir, ठीक है, ये जो कमांड है ये कहाँ यूज होता है, विंडोज में होता है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17, विच इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इज यूज्ड इन RSA। तो बताइए कि RSA में कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज होता है। ऑप्शन ए सिमेट्रिक की, ऑप्शन बी एसिमेट्रिक की, ऑप्शन सी हैश फंक्शन, ऑप्शन डी स्टेनोग्राफी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि RSA क्या होता है। तो देखिए RSA इसका जो फुल फॉर्म होता है, आपको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रिवेस्ट समीर एडलमैन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का एक एग्जांपल है जिसमें 2 कीज, पब्लिक की और प्राइवेट की यूज की जाती है। यहाँ पर एक पब्लिक की होता है और यहाँ पर एक प्राइवेट की होता है, ठीक है। इन दोनों को यूज करके हम लोग डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि सिमेट्रिक की, और दोस्तों यहाँ पर सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की, इन दोनों के बीच में
क्या डिफरेंस है? तो देखिए, सिमेट्री की जो इंक्रिप्शन है इसमें एक ही की यूज होती है जो डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल में आपको बता दें, जो एल्गोरिथम है इसका AES एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। और एसिमेट्री का बात करें तो यहाँ पर दो की यूज होता है, पब्लिक की और प्राइवेट की। जो पब्लिक की है, ठीक है, पब्लिक की, इसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? इनक्रिप्ट करने के लिए। और जो इसका प्राइवेट की हो गया, इसको हम लोग यूज करते हैं डिक्रिप्ट करने के लिए, जो आपका मैसेज होगा। एग्जाम्पल का बात करें तो ये RSA, तो RSA किस टाइप का इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है? एसिमेट्रिक की का। एसिमेट्रिक में कितने की होते हैं? दो की। कौन कौन सा? पब्लिक की और प्राइवेट की। क्वेश्चन नंबर 18, द हाल्टिंग प्रॉब्लम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए, हाल्टिंग प्रॉब्लम किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन है डिसाइडेबल प्रॉब्लम, ऑप्शन बी अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, ऑप्शन सी NP कंप्लीट प्रॉब्लम, या फिर ऑप्शन डी P टाइप प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाता है, तो देखिए दोस्तों, आपका जब प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है तो जो आपका हाल्टिंग प्रॉब्लम है ये इसको डिटरमाइन करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हाल्टिंग प्रॉब्लम एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। दोस्तों आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च BFS इज। तो BFS का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए बिग O ऑफ बी, ऑप्शन बी बिग O ऑफ बी प्लस सी। भी जो है यहाँ पर आपका वर्टिक्स हो गया, ठीक है, और जो ई हो गया आपका, ये हो गया आपका एज। ऑप्शन सी बिग O ऑफ बी स्क्वायर, ऑप्शन डी बिग O ऑफ ई लॉग भी। तो जो BFS का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, बी इज करेक्ट आंसर। BFS का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा? बिग O ऑफ भी प्लस ई। ये जो बी से वर्टेक्स इस एज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों बताइए, इन चारों में से कौन सा रिसोर्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल है ऑपरेटिंग सिस्टम में? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी फाइल हैंडल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। CPU, मेमोरी और फाइल हैंडल्स जितना भी है आपका, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर इनका ओवर यूज हो जाए तो डेडलॉक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21, इन एसक्यूएल विच क्लॉज फिल्टर्स ग्रुप इन अ क्वेरी। तो बताइए, एसक्यूएल में कौन सा क्लॉज यूज करके हम लोग क्वेरी को फिल्टर करते हैं? ऑप्शन है वेयर, ऑप्शन बी हैविंग, ऑप्शन सी ग्रुप बाई, ऑप्शन डी ऑर्डर बाई। बहुत ही हल्का सवाल है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका आंसर आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और भी वीडियोज पाने के लिए फ्यूचर में, भविष्य में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 देखिए, द डुअल ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन A और B इक्वल टू 1। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डुअल वाले में जितना भी प्रश्न आएगा उसमें आप लोग को सिंपली क्या करना है कि जो और एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको हम लोग को एक्सचेंज कर देना, रिप्लेस कर देना है किससे? एंड से। और जो एंड है इसको हम लोग को रिप्लेस कर देना है किससे? और से। ठीक है, जीरो को रिप्लेस कर देना है 1 से, 1 को रिप्लेस कर देना है 0 से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? A और B, ठीक है, लेफ्ट साइड में। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पर A एंड B हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पर एक्सचेंज कर लिए हैं, रिप्लेस कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको ये भी बताया है कि 0 को हम लोग रिप्लेस करेंगे 1 से और 1 को रिप्लेस करेंगे 0 से। तो हमारे राइट साइड में कितना यहाँ पर दिया है? 1 दिया है, तो 1 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे कितना से? 0 से। तो हमारा जो अब जो बुलियन एक्सप्रेशन अब निकल के आ रहा है, ये आ रहा है हमारा A एंड B इक्वल टू 0। इसको हम ऑप्शन से मैच करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए, A एंड B इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन मैच कर गया। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। आप बी सी डी को भी देख सकते हैं, डी तो होगा नहीं, नन होगा। यहाँ पर है तो ये होगा नहीं। यहाँ पर ए एंड बी दिया है, यहाँ पर ए और बी दिया है, ये भी गलत है। और यहाँ पर ए एंड बी इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 को रिप्लेस नहीं किया है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन है ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर ए सही है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ SSH। तो आपको बताना है कि SSH का डिफॉल्ट नंबर कितना होता है, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर। तो देखिए SSH का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल, ठीक है, ये हो गया SSH का फुल फॉर्म। SSH ये किस लिए यूज होता है? तो आपको बता दें
कि SSH सिक्योर रिमोट लॉगिन और फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है और इसका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 22 होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी 22। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम? बताइए इन चारों में से कौन सा एल्गोरिथम ग्रीडी एल्गोरिथम है? ऑप्शन ए डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ऑप्शन बी मर्ज सॉर्ट, ऑप्शन सी डेप्थ फर्स्ट सर्च या फिर ऑप्शन डी क्विक सॉर्ट। तो देखिए जो ग्रीडी एल्गोरिथम है कौन सा होगा आपका? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम हमारा क्या है? ग्रीडी एल्गोरिथम है। और यहाँ पर ग्रीडी एल्गोरिथम हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो ग्रीडी एल्गोरिथम का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कि हम लोग ग्रीडी अप्रोच यूज करते हैं। तो दोस्तों यह जो ग्रीडी एल्गोरिथम है ये हर स्टेप पर ऑप्टिमल चॉइस करता है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन 25, देखिए इसमें क्या है प्रश्न। इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर व्हाट इज द साइज ऑफ द एड्रेस बस? बताइए जो 8085 का यहाँ पर आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें जो आपका एड्रेस बस है उसका साइज कितना होता है? ऑप्शन ए 8 बिट, ऑप्शन बी 16 बिट्स, ऑप्शन सी 32 बिट या फिर ऑप्शन डी 64 बिट। तो देखिए दोस्तों आपको बता दें कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में तो जो यहाँ पर एड्रेस बस है उसका जो साइज होता है 16 बिट होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 16 बिट। अगर आप यहाँ पर 2 द पावर 16 करेंगे तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा आपका 64 KB मेमोरी एड्रेस। तो दोस्तों ये रहा बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर टीचर का मॉक टेस्ट पार्ट 2। 25 सवाल है इसमें से किसी भी सवाल में आपको डाउट हो, प्रश्न में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर टीचर नाम से ग्रुप है, उस ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर मैं डेली जो क्वेश्चन है पोस्ट करता हूँ क्विज के रूप में 5 ले 10, और डेली का करेंट अफेयर भी मैं उसमें पोस्ट करता हूँ। और दोस्तों उसमें जो 40 नंबर का आपका जनरल का प्रश्न आता है 40, उससे रिलेटेड मैं प्रश्न उसमें भेजता हूँ और क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी पीडीएफ है मैं उसमें सब अपलोड कर देता हूँ। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पे क्विज अटेम्प्ट करेंगे। और दोस्तों पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में एक माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म है जिसमें कि 25 क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। आपको अपना नॉलेज का उसमें पता चल जाएगा कि कितना आपको जानकारी है। उसमें आपको नंबर भी शो हो जाएगा कि आपका नंबर कितना आया। तो उसमें आपको अपना नंबर भी देखने को मिल जाएगा कि आपका टोटल में से कितना नंबर आता है, कितना % आपने करा है क्वेश्चन सही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आप लोग की होमवर्क, आप लोग उसको कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत।